एक बार फिर से आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आप पता है कि आपके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिस जिस कारण आज हम यूनिट नंबर थर्ड का पार्ट ए कवर इस पहले कवर हमने एप्लीकेशन ऑफ देखे थे। आज बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड। सो डिफरेंट करके जो सर्किट्स हैं इस पर काम करते हैं और कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या यूटिलिटी है उनकी, आज हम देखें। तो सबसे पहले इस यूनिट में अगर हम बात करें एक तरीके से ओवरफ्लो डायग्राम की, तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें हम देखेंगे बार्कसैंड क्राइटेरिया क्या होता है, ब्रेन ब्रिज ऑक्सीलेटर्स क्या है, आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर का सर्किट क्या होता है, उसका आउटपुट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम एलसी ऑक्सीलेटर देखेंगे और एलसी ऑक्सीलेटर में हम बात करेंगे हार्टले ऑक्सीलेटर की, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की, कॉलपिट ऑक्सीलेटर की और क्लैप ऑक्सीलेटर की। तो चार हमारे एलसी ऑक्सीलेटर हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द बार्कहुसेन क्राइटेरिया क्या होता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर ए आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन पूछा गया है, और ऑपरेशन ऑफ हार्टले ऑक्सीलेटर पूछा गया है, और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर पूछा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से जो पूछे जाते रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ऑक्सीलेटर क्या होता है। तो ऑक्सीलेटर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ए लूप गेन इज यूनिटी। इसका मतलब है एक ऑक्सीलेटर क्या है, एन एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट इन ऑक्सीलेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। इसका मतलब ऑक्सीलेटर की कुछ कंडीशन, जिन कंडीशंस को सर्किट्स वेरीफाई ऑक्सीलेटर बुलाएंगे, और अगर नहीं है तो हम उसे ऑक्सीलेटर नहीं बुलाएंगे। वो कंडीशन कौन सी है? तो पहली कंडीशन की ऑक्सीलेटर की, द लूप गेन। लूप क्या होता है आपको पता है, द लूप गेन प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ द एम्पलीफायर एंड द गेन। लूप गेन होता है, इसको डिफाइन किया है यहाँ पे, जो आपका एम्पलीफायर जो फीडबैक मल्टीप्लाई गेन कहलाता है। अगर आपका गेन है एम्पलीफायर का, अगर ए है, और आपका फीडबैक किसी भी ऑप एम्प का वो क्या है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यूनिटी के बराबर है। यही कंडीशन है ऑक्सीलेशन के, ये ऑक्सीलेटर के। सो हम बात कर रहे थे बारकुसेन क्राइटेरिया की, तो हमने बताया अभी आपको कि यही हमारा बारकुसेन क्राइटेरिया भी कहलाता है। देन दूसरा जो कंडीशन है वो है हमारी द टोटल फेज शिफ्ट इन ए लूप इज जीरो। जो टोटल फेज शिफ्ट होगा किसी भी लूप के अंदर वो आपका जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी फेज शिफ्ट का मान या तो जीरो होना चाहिए या तो 360 होना चाहिए। दीज टू कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड ऑक्सीलेशंस आर कॉल्ड बारकुसेन क्राइटेरिया। ये दोनों जो कंडीशन है ऑक्सीलेशन की, ये हमारी बारकुसेन क्राइटेरिया कंडीशन कहलाती हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू सप्लाई एन इनपुट सिग्नल टू इनिशिएट द ऑक्सीलेटर। किसी भी ऑक्सीलेशन को ऑक्सीलेट करने के लिए या ऑक्सीलेशन करने के लिए ये कभी भी जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किए करें। इसका मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनपुट प्रोवाइड करेंगे तभी ऑक्सीलेशन होगा। कई बार कंडीशन ये होती है, जो हमारा सर्किट है उसमें ऑलरेडी पहले से कुछ प्रीवियस वैल्यू, जैसे कि कैपेसिटर हो गया आपका, कैपेसिटर में ऑलरेडी कुछ वैल्यू स्टोर होती है, तो उसके बिहाफ पे आपका जो सर्किट है वो ऑलरेडी वर्क कर सकता है विदाउट अप्लाइंग एनी इनपुट, बिना किसी इनपुट के अप्लाई किए। नाउ अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि ऑक्सीलेटर होते क्या हैं, तो ऑक्सीलेटर ऐसे सर्किट होते हैं दैट जनरेट रिपीटेटिव वेव फॉर्म, जो कि आपके रिपीटेटिव वेव फॉर्म को जनरेट करते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड फिक्स होता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है। तो इसका मतलब एन ऑक्सीलेटर इज ए सर्किट दैट जनरेट द रिपीटेटिव वेव फॉर्म ऑफ फिक्स एम्पलीट्यूड एंड फिक्स फ्रीक्वेंसी
विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल। तो जैसे आपको पता ही है कि बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल के अप्लाई किए अगर फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स एम्पलीट्यूड का कोई रिपीटेटिव वेव फॉर्म जनरेट कर रहा है कोई भी सर्किट, तो ऐसे सर्किट हमारे क्या कहलाते हैं, वो ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। ऑक्सीलेटर इज ए टाइप ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। ऑक्सीलेटर क्या होता है, एक फीडबैक एम्पलीफायर का टाइप है विच सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज फीडबैक, जिसमें कुछ पार्ट जो है वो फीडबैक का होता है टू द इनपुट वाई ए फीडबैक सर्किट, जो कि इनपुट से फीडबैक सर्किट के थ्रू जा रहा होता है। दिस फीडबैक इज ओनली पॉजिटिव, और किसी भी ऑक्सीलेटर के अंदर जो फीडबैक होगा वो केवल और केवल पॉजिटिव फीडबैक ही माननीय होता है। नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हम कभी भी ऑक्सीलेटर नहीं बना सकते। नोट नेगेटिव बिकॉज एन ऑक्सीलेटर इज ए डिवाइस दैट जनरेट एसी आउटपुट सिग्नल विदाउट एनी इनपुट एसी सिग्नल। मतलब बिना किसी इनपुट एसी सिग्नल के अप्लाई किए अगर आउटपुट पे मुझे कोई सिग्नल मिल रहा है, तो ऐसे सर्किट को हम ऑक्सीलेटर सर्किट बुलाते हैं। और सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेसिक लाइफ में, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर हैं, इनके अंदर एक क्लॉक जनरेशन, क्लॉक फ्रिक्वेंसी हमें रिटर्न में दी जाती है कि ये इतने क्लॉक की फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। तो एक्चुअल में वो जो क्लॉक है वो आपकी सेल्फ जनरेटेड पल्स होती है। इसे हम टाइमिंग पल्स भी बुलाते हैं। इसका मतलब आपके सिस्टम को काम करने के साथ साथ जिसके साथ में कोऑर्डिनेशन करना है वो आपकी क्लॉक होती है, और वो ऑक्सीलेटर प्रोड्यूस करता है। तो ऑक्सीलेटर सर्किट जो है कहाँ से आते हैं, तो इसके बारे में बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि ये टैंक सर्किट कहलाते हैं। ऑक्सीलेटर जो होते हैं ये टैंक सर्किट से पहले जो आए थे, टैंक सर्किट की हेल्प से ये बने थे। अब टैंक सर्किट क्या होता है, अगर हम किसी कैपेसिटर साथ में किसी इंडक्टर को पैरेलल में या सीरीज में कनेक्ट कर ले, तो इस प्रकार जो आपके सर्किट का कॉम्बिनेशन बनेगा या सर्किट जो बनेगा इस प्रकार का, उसे हम टैंक सर्किट बताते हैं। साथ में एक बैटरी भी कनेक्ट अगर कर ले, तो इस प्रकार सर्किट है आपका टैंक ऑक्सीलेटर का। अभी आप देख रहे हैं एक ड्राम आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ इनपुट हमने लगाया हुआ है वी आई, और एक एम्पलीफायर है जिसका गेन है ए बी, आपको दिखाई दे रहा होगा आउटपुट, और एक दूसरा बॉक्स है जिसमें हमने फीडबैक सर्किट का नाम दिया और उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फीडबैक वो बीटा है। और आउटपुट फीडबैक की हेल्प से वोल्टेज जा रही है इनपुट साइड में, उसे हम बी एफ से रीड कर रहे हैं। यानी कि वोल्टेज है वो, एफ का मतलब है फीडबैक, बी का मतलब है वोल्टेज। इनपुट और फीडबैक वोल्टेज की हेल्प से जो सर्किट, जो सिंबल या एक तरीके से आउटपुट जनरेट हो रहा है, उसे हमने बीडी बुलाया। तो बीडी का मतलब है डिफरेंशिएट आउटपुट वोल्टेज, यानी फीडबैक के बाद और इनपुट इनपुट आने के बाद में, इनपुट से जो भी सिग्नल आ रहा है उसके बाद में जो भी डिफरेंशिएट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है उसे बीडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बात आपको पता ही है, किसी भी ओपम का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या कहलाता है, या उसका वैल्यू क्या होता है, या उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आउटपुट बराबर होता है, आपको पता है, गेन टू डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। तो वी आउट इक्वल टू हुआ ए बी, वीडी डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है। अभी अभी ये आपकी जो इनपुट साइड से आने है उसका प्रेजेंटेशन है। तो बीडी जगह देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे इधर से तो ये और यहाँ पे इधर से तो जा रहा है वी आई। आप अगर देखें इधर से तो वी आई गया और इधर से गया वी एफ। तो दोनों का क्या है, ये एक समिंग बॉक्स लगा हुआ है, समेशन लगा हुआ है ना। तो समेशन क्या करेगा, समिंग करेगा, जो भी इनपुट जो भी वैल्यू आप इसे दे रहे होंगे उनको सम करेगा और आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब वीडी का मान किसके बराबर है, वी आई प्लस वी एफ के बराबर है। तो वीडी की जगह मैंने वी आई प्लस वी एफ रखा। नाउ आपको पता है कि ये जो Vf है, यानी कि जो फीडबैक वोल्टेज है आपकी, इसका मान क्या है। तो आप देखेंगे पीछे से ये है आपका बीटा और पीछे से वोल्टेज आ रही है वी आउट। इसका मतलब वी की देख सकते हैं बीटा वी आउट। अब क्या करिएगा यहाँ पे इस वी आउट वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करा, क्योंकि देखेंगे आप बीटा वी आउट वाली यहाँ भी आ रही है और इनटू में ए भी आ जाएगा जब हम इस पर मल्टीप्लाई करेंगे। और बाकी ये जो ए बी इंटू वी आई वाली टर्म्स है इसको इधर ही रखा रहने देते हैं। फिर थोड़ा सा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करते हैं और कैलकुलेट करते हैं आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो जैसे ही आप आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे, नाउ व्हाट इज आउटपुट अपॉन इनपुट, तो यही हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज ही हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है। किसी भी ओपम का गेन आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट बराबर क्या है, ए बी अपॉन माइनस के ए बी इंटू बीट। तो ये आपके
जो ऑक्सीलेटर है, जो पॉजिटिव फीडबैक ऑक्सीलेटर है, उसका वोल्टेज गेन कहलाता है। और इसकी वैल्यू ऑलवेज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज के टर्म्स में लिखी जाती है। और इसका मान यहाँ से आया ए बी अपॉन 1 माइनस के ए बी इंटू बीटा। तो ये आपका हुआ ऑक्सीलेटर। हमने ये वही सर्किट है विद द हेल्प ऑफ वहां जनरल स्ट्रक्चर बनाया था। बॉक्स पॉजिटिव फीडबैक के लिए हम पॉजिटिव लगाए हुए हैं, और ये एम्पलीफायर है, फीडबैक है आपका बीटा, यहाँ से आपको आउट सिग्नल मिलता है। वी आउट मल्टीप्लाई हो बीएफ की वैल्यू के बराबर है, तो ये यहाँ मिल रहा है। ठीक है, इधर से वी एन आ रहा है, इधर आपका बेसिकली सर्किट अदर फॉर्म। नेक्स्ट बार्कहुसेन क्राइटेरिया की बात करेंगे। ऑलरेडी वैसे देख लिया है पीछे ही। बार्कहुसेन क्राइटेरिया की दो कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन है? द लूप गेन। लूप गेन क्या होता है? गेन का और फीडबैक नेटवर्क का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज यूनिटी होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है बार्कहुसेन क्राइटेरिया की। और दूसरी कंडीशन है टोटल शिफ्ट होता है किसी भी लूप का वो जीरो होना चाहिए, यानी ए बीटा दैट इज इक्वल टू 1 एंगल जीरो। ये जो एंगल जीरो है ये फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए एक कंडीशन और है जो आप ध्यान रखनी है, या तो एंगल जीरो होगा या तो 360 डिग्री होगा। इसका मतलब 360 और जीरो होना चाहिए, तभी बार्कहुसेन क्राइटेरिया, जब बार्कहुसेन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके अलावा एंगल या फेज शिफ्ट कुछ और है तो आपकी जो कंडीशन है वो वेरीफाई नहीं हो रही है। पॉइंट है इसमें, बार्कहुसेन क्राइटेरिया के दो पॉइंट होते हैं। बीटा का मान यूनिटी यानी 1 होना चाहिए, और फेज शिफ्ट 0 या 360 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ए बीटा दैट इज इक्वल टू 1 एंगल 0 या 360। Phase shift offered to a signal as it loops through the oscillator should be multiply of 2 pi। या तो जीरो हो या टू पाई हो, तभी आपको ऑक्सीलेशन आउटपुट पे देखने को मिलेंगे। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, प्रैक्टिकली एन इनपुट सिग्नल इज नीडेड टू स्टार्ट ऑक्सीलेशन एंड देन। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि बिना कोई इनपुट अप्लाई आउटपुट अपने आप प्रोड्यूस कभी भी नहीं होगा, यानी ऑक्सीलेशन भी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं तो हमें इनपुट देना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ए बीटा 1 के बराबर है तो हमारे जो ऑक्सीलेशंस हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल, का मतलब अपने से ऊपर ऑक्सीलेशन कहलाते हैं। अगर ए बीटा का मान 1 से बड़ा है तो हमारा ऑक्सीलेशन वो इंक्रीज करता है। तो ये दोनों कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे ए बीटा यानी ए गेन और का मल्टीप्लिकेशन जैसे ही 1 से बड़ा होगा तो ऑक्सीलेशन हमारे इंक्रीज करने शुरू करेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, जब ए बीटा बराबर है किसके, 1 के, तो हमारा जो ऑक्सीलेशन है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ है। जैसे ही ए बीटा का मान 1 से बड़ा हुआ तो हमारे जो ऑक्सीलेशन है वो उठते चले जा रहे हैं। तो ये कंडीशन है बार्कहुसेन क्राइटेरिया। देन ऑक्सीलेटर के अगर बात, तो बेसिकली जो ऑक्सीलेटर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आरसी ऑक्सीलेटर, दूसरे होते हैं एलसी ऑक्सीलेटर। आरसी ऑक्सीलेटर कौन से होते हैं? तो आरसी ऑक्सीलेटर हमारे ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। आरसी ऑक्सीलेटर ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। और इनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। यानी ऐसे आरसी ऑक्सीलेटर जिनकी क्षमता 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हो, एस आर सी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस मिलकर बनने वाले को हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर या आर ऑक्सीलेटर बुलाते हैं। दो नाम से जाने जाते हैं, एक डेफिब्रिलेटर, दूसरा आरसी ऑक्सीलेटर। दूसरा हमारा होता है फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी हमेशा 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा भी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होते हैं, और इसी से एलसी ऑक्सीलेटर के नाम से जानते हैं। एलसी का मतलब सर्किट बनाने में जहाँ इंडक्टेंस और कैपेसिटर का इस्तेमाल होगा और सर्किट बनाने में जहाँ आर और सी यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का इस्तेमाल होगा उसे आरसी ऑक्सीलेटर बुलाते हैं। तो एलसी ऑक्सीलेटर हमारे बेसिकली चार हैं: हार्टले ऑक्सीलेटर, कॉलपिट ऑक्सीलेटर, क्लैप ऑक्सीलेटर और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ये चार हमारे हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है नॉन साइनोसोडियल ऑक्सीलेटर, या इसे रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर भी बुलाते हैं, और दूसरा होता है साइनोसोडियल ऑक्सीलेटर। तो नॉन साइनोसोडियल नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा ऑक्सीलेटर जो
साइनोसोडियल वेव फॉर्म प्रोड्यूस ना करता हो, इसके अलावा बाकी सभी तरीके की वेव फॉर्म प्रोड्यूस करता हो, उसे नॉन साइनोसोडियल बुलाते हैं। जैसे एन ऑक्सीलेटर दैट प्रोड्यूस स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सोटूथ वेव फॉर्म कॉल्ड नॉन साइनोसोडियल ऑक्सीलेटर। साइनोसोडियल कौन सा होता है? ऐसा ऑक्सीलेटर जो साइनोसोडियल वेव फॉर्म प्रोड्यूस करे, उसको नॉन साइनोस उसको साइनोसोडियल ऑक्सीलेटर बुलाते हैं। जैसे कौन सा है? जितनी भी साइन वेव प्रोड्यूस करेंगे, जितने भी सर्किट साइनोसोडियल वेव फॉर्म प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें साइन वेव ऑक्सीलेटर बुलाते हैं। एन ऑक्सीलेटर दैट प्रोड्यूस साइन वेव फ्रॉम ऑक्सीलेशन of desired frequency is called sinusoidal oscillator. The sinusoidal oscillator may be further devices such as, साइनोसोडियल ऑक्सीलेटर कुछ डिवाइसें होती हैं, जैसे कौन सी डिवाइसों में होती है? जैसे ट्यून सर्किट ऑक्सीलेटर। अब ये ट्यून सर्किट ऑक्सीलेटर क्या होता है? आपने रेडियो सुना होगा, तो रेडियो में जब हम किसी स्टेशन की फ्रिक्वेंसी को सुनना चाहते हैं तो हम ट्यूनिंग करते हैं, यानी हमारे पास जो बटन है उसको हम स्क्रॉल करते हैं, चलाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम टेक्निकली ट्यूनिंग करना बोलते हैं, ट्यून्ड करना बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या यूज करेंगे? दिस ऑक्सीलेटर यूजेज ए ट्यून्ड सर्किट। ये जो ऑक्सीलेटर है हमारे, ये ट्यून सर्किट कहलाते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जिन जो कि इंडक्टर यानी एल और सी से मिलके बने हुए होते हैं। सच ऑक्सीलेटर्स आर इन ऑक्सीलेटर की अगर हम बात करें या क्लासिफाई करें इनको, तो इसमें हार्टले है, कोलपिट है, क्लैप ऑक्सीलेटर है। ये हमारे एलसी ऑक्सीलेटर या ट्यून सर्किट ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। देन हम बात करेंगे आरसी ऑक्सीलेटर की। तो ऐसे ऑक्सीलेटर जो रजिस्टर और कैपेसिटर की हेल्प से बने हों, जनरेट लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट करते हों, ऐसे ऑक्सीलेटर हमारे सच ऑक्सीलेटर आर फेज शिफ्ट एंड बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर क्या कहलाते हैं? आरसी ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। और इनके नाम है फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर और बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। दिस टाइप ऑफ ऑक्सीलेटर आर ऑल्सो कॉल्ड लो फ्रिक्वेंसी और ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर। ऐसे ही जो सर्किट है हमारे, वो लो फ्रिक्वेंसी और ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। इसके अलावा एक तीसरे टाइप का ऑक्सीलेटर और होता है हमारे पास, जिसे कहते हैं क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। दिस ऑक्सीलेटर यूजेस क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड यूज टू जनरेट हाई स्टेबलाइज आउटपुट सिग्नल, जो कि आपका हाई स्टेबलाइज आउटपुट सिग्नल को जनरेट करने का काम करता है, जिसे हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कहते हैं। और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जनरली सबसे पहले बनने वाले ऑक्सीलेटरों में से एक है। सबसे पहले अभी जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि हमने फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर की बात की थी, तो हम आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर को कैलकुलेट करेंगे। सर्किट डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। एक एम्पलीफायर है और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। नाउ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, T1 एक ट्रांजिस्टर है और कॉमन कलेक्टर आरसी जो है वो आपकी कलेक्टर वाली रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। R1 और R2 आपके जो आपका सर्किट है, एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है, उसके लिए रेजिस्टेंस हमने R1 R2 लगाए हुए हैं। एमीटर वाली ब्रांच के लिए RE रेजिस्टेंस है। और इसके साथ में नीचे जो आप देख रहे हैं, नीचे वाला पार्ट आर और सी, आर और सी, आर और सी इस तरीके से एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं सीरीज में। तो बाकी आर को हमने नीचे ग्राउंड किया हुआ है। तो अब देखिए, दो पार्ट में सर्किट को आप ध्यान रख सकते हैं। पहला वाला जो पार्ट है, जैसे कि आपने बेसिक सर्किट देखा था, उसमें आपने देखा था एक पार्ट एम्पलीफायर का था। तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये आपका एम्पलीफायर का पार्ट है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है आर और सी वाला, ये आपका फीडबैक या आरसी फेज शिफ्ट सर्किट कहलाता है। तो दो पार्ट में आपका आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर का सर्किट डायग्राम बना हुआ है। ये मैंने याद करने के लिए टेक्निक आपको बताई है। अब होगा क्या, यहाँ पे सर्किट के अंदर, यहाँ पे एक जो आपका आर और सी का कॉम्बिनेशन है, वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करके आपको देगा। एक आर और सी का कॉम्बिनेशन 60 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको प्रोड्यूस करके देगा। दूसरा आरसी भी 60 डिग्री प्रोड्यूस करेगा, तीसरा आरसी भी 60 डिग्री प्रोड्यूस करेगा। तो तीनों मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 180 डिग्री तो आपको फीडबैक से मिल रहा है। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि ऑक्सीलेटर प्रोड्यूस होने के लिए या तो जो फेज शिफ्ट होना चाहिए, या तो वो 0 डिग्री होना चाहिए, या तो 1 या तो 360 डिग्री होना चाहिए। तो जब फीडबैक सर्किट से मुझे 180 का मिला, तो बाकी का 180 कहाँ से मिलेगा? तो ये जो एम्पलीफायर है आपका, ये आपका बाकी का 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। और दोनों को जब हम ऐड ऑन कर देते हैं, तो टोटल फेज शिफ्ट मिलता है 360 डिग्री का। तो इस प्रकार आपका ये सर्किट काम करता है। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन आपसे जो पूछा जाता है, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन पूछा जाता है। द फ्रीक्वेंसी एट विच
द फेज शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीलेटेड आरसी नेटवर्क इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है? आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन वो कंडीशन है जिस टाइम आपके नेटवर्क एग्जैक्टली 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। वो कंडीशन या वो टाइम पीरियड आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन कहलाएगी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। दिस इज डिनोटेड बाई एफ नोट एंड गिवन बाई, ये एफ नोट से डिनोट की जाती है, और बराबर होता है 1/2 पाई √6। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ नोट इक्वल टू 1/2 पाई√6 RC, इसे हम डिराइव करेंगे। पूछा हुआ है डेरिवेशन, 2-3 बार पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम सर्किट बनाने जा रहे हैं, और सर्किट बनाने के लिए जो आपका मेन सर्किट है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका जो मेन सर्किट है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस साइड से, ये जो आपका ये साइड है, इस साइड से हमने स्टार्ट किया है आर और बैक कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, फीडबैक कैलकुलेशन, इसी से हमारा कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा। ये वाला पार्ट के एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी को देखिए वहां पे बनाया हुआ है, आगे आप देखेंगे अभी। देखिए ये बनाया हुआ है यहाँ पे। तो बीट यानी आउट, इस फीडबैक वाले पोर्शन को सर्किट के हम लाप्लास डोमेन में राइट डाउन कर रहे हैं, और किसी भी को लाप्लास डोमेन में लिखने का तरीका ये होता है कि उसके रेस्पेक्ट में कनेक्टेड जो भी एलिमेंट हैं उनको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा लाप्लास डोमेन में। तो लाप्लास डोमेन में रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के अंदर हम फंक्शन में क्या करते हैं, फंक्शन को एस से रिप्रेजेंट लाप्लास डोमेन के लिए, ठीक है। तो जहां भी आपके लाप्लास डोमेन रिप्रेजेंटेशन है वो आपको पता ही होंगे, जैसे करंट है तो करंट का लाप्लास डोमेन क्या होता है, करंट को लाप्लास में रिप्रेजेंट करने के लिए आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज को लाप्लास डोमेन में रिप्रेजेंट करने के लिए वी नोट एस आउट वोल्टेज अगर है। ऐसी अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट किया जाता है 1/SC से, ठीक। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बाकी वैल्यूज हैं उनको हम उनके इक्विवेलेंट लाप्लास वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे वी नोट एस, उसमें पहला जो कैपेसिटर है उसमें बहने वाली करंट को हमने I1S मान लिया, और उसका लाप्लास, उस कैपेसिटर का लाप्लास रिप्रेजेंटेशन हो गया 1/CS। नाउ उस नोड की वोल्टेज को जहां पे पहली बार करंट वोल्टेज आई है उसे हमने VAS मान लिया है, और रेजिस्टेंस में जा करंट को I2S मान लिया। आगे जो करंट गई है वो I3S है, और इस के रेस्पेक्ट में जो आपकी कैपेसिटर की वैल्यू है वो है 1/CS। ऐसी ये जो दूसरी वाली वैल्यू है इसको हमने मान लिया है DS, और नीचे वाली जो है उसको हमने मान लिया है I4S। आगे जो गई है I5S, और कैपेसिटर लगा है यहाँ पे उसको हमने मान लिया 1/SC, और आगे का फीडबैक रेजिस्टेंस है, फीडबैक वोल्टेज है, वो आपको दिख ही रही है। यानी ये वाला पोर्शन, यहाँ से आपकी फीडबैक वोल्टेज जा रही है इस तरफ, ये आपकी फीडबैक वोल्टेज जा रही है, ये आपकी फीडबैक वोल्टेज जा रही है। तो हमने यहाँ तक की वैल्यू जो है वो यहाँ डिफाइन कर दी है इसमें, ठीक है। यहाँ तक की वैल्यू यहाँ से, तो ये BF है, ये वाला पोर्शन आपका BF है। यहाँ से चले थे, इधर से चले और यहाँ तक पहुंच गए हैं हम, है ना, इस फीडबैक सर्किट को लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते हुए। नाउ कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन क्या होती है, Y1 एवरी नोड, जितने यहाँ हमें दिख रहे हैं ईच एंड एवरी नोड के ऊपर हम KCL अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम नोड ए के ऊपर KCL अप्लाई कर, ये हमारा नोड ए, यहाँ पे हम KCL अप्लाई करेंगे। KCL क्या कहता है, किसी नोड पे आने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम नोड से बाहर जाने वाली करंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। तो ये काम हमें करना है। तो यहाँ आने वाली करंट और बाहर जा रही है दो करंट, एक तो I2S नीचे जा रही है और ये I3S आगे की तरफ जा रही है। तो दो करंट जा रही है, I1S इज इक्वल टू हो गया I2S प्लस I3S। करंट की वैल्यू हमें वोल्टेज रेजिस्टेंस या जो भी वैल्यू हमें दे रखी है ब्रांच एलिमेंट, उसके में रिप्रेजेंट करनी है। तो जैसे इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहूं तो क्या होगा, इनिशियल वोल्टेज है V नोट एस, तो V नोट एस, और फाइनल वोल्टेज है VAS। तो V नोट एस माइनस VAS, और अपॉन रेजिस्टेंस की जगह क्या दे रखा है, कैपेसिटिव वैल्यू दे रखी है, तो 1/CS या SC हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, अगर मैं रेजिस्टेंस R के रेस्पेक्ट में वोल्टेज ड्रॉप निकालूं तो BA, और ये ग्राउंड है तो ये 0 हो जाएगा, तो VS अपॉन R प्लस, इसके रेस्पेक्ट में जब आगे लिखेंगे तो कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में वैल्यू हो जाएगा S माइनस VS और डिवाइडेड बाई 1/C। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई करंट I1 I2 I3 की, किसकी टर्म्स में, वोल्टेज और जो हमारा इलेक्टिव
लाप्लास डोमेन का रिप्रेजेंटेशन था उस टर्म्स में, और रेजिस्टेंस की टर्म्स में वैल्यू मुझे मिल गई है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा इसे, ये एस सी ऊपर जाके इन दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई करेगा, तो वी नोट एस इंटू एस सी माइनस वी ए एस इंटू एस सी। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया है, और टोटल एलसीएम आ जाएगा आर, और ये वी ए एस प्लस वी ए एस आर एस सी माइनस बी बी आर एस सी, ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, और ये आर है। अब देखिएगा इस आर को इधर तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर भेज दीजिएगा आर को, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ पे, तो ये हमने कर दिया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आर का, दोनों वैल्यू में मल्टीप्लाई करेगा, तो वी नोट एस आर एस सी माइनस वी ए एस आर एस सी, और इधर बचा वी ए एस और प्लस वी ए एस आर एस सी माइनस के बी बी एस आर एस सी। नाउ अब जो हमारे वी नोट वाली टर्म्स हैं उन सबको हम एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, और वी ए वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए ये है वी ए वाली टर्म्स, तो वी ए वाली टर्म से वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, तो जैसे मैंने वी ए वाली टर्म से वैल्यू कैलकुलेट की, तो मान मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें ये है वी ए आर है, और ये भी प्लस बी एस सी दो बी ए क्या बी हम को लेंगे, बी ए को लेंगे, तो वन प्लस के टू आर एस सी, इसको हम इसके अपॉन में लेके गए, वी एस का मान आ गया वी नोट एस प्लस के बी बी एस, बाहर वहां से भी हमने आर एस सी निकाल रखा, और नीचे आ गया वन प्लस के टू आर एस, क्वेश्चन फर्स्ट कह दिया हमने इसको। नाउ बी के ऊपर केसीएल, नोड पर केसीएल लगेंगे, वहां करंट आ रही है, फोर ऐसी आई फोर का मान है बी एस वन आर, और प्लस के आई फाइव का मान है बीबीएस माइनस के बी एफ एस अपॉन वन बाई एस सी। इसको भी उसी प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे, ये सी एस या एस सी ऊपर चला जाएगा, और वैल्यू बनेगा बी ए एस सी एस, यहाँ से ये भी सी एस ऊपर चला जाएगा, बी बी एस सी एस। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से भी, आर की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी एस आर एस सी एस बी बी एस आर एस सी एस, यहाँ बी बी एस आर आर सी एस और माइनस के बी एफ आर सी एस, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो बीबी वाली पोर्शन है वहां से हमने बीबी एस कॉमन ले लिया, बचा वन प्लस के टू एस आर एस सी और माइनस के बी एफ एस आर एस सी अपॉन आर एस सी। यहाँ से हमने आर एस सी कॉमन लिया और इसके अपॉन में भेज दिया, और वी एस बराबर आ गया बीबी इंटू में वन प्लस के टू एस सी आर माइनस अपॉन आर सी एस और माइनस के वी एफ एस, डिवाइड कर दिया एक तरीके से, इक्वेशन नंबर टू कह दिया इसको, ठीक है। देन हम अप्लाई करेंगे जो हमारा लास्ट नोड बचा है उसके ऊपर केसीएल अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई केसीएल एट द लास्ट नोड। लास्ट नोड में हमें दो ही करंट दिख रही हैं, आई फाइव आ रही है और आई सिक्स बाहर की तरफ जा रही है, तो आई फाइव का मान है बीबीएस माइनस बी एफ एस अपॉन वन बाई एस सी, और आई सिक्स का मान है बी एफ एस माइनस जीरो अपॉन आर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको फिर से, तो जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हुआ बी बी एस इंटू एस सी, एस सी ऊपर चला जाएगा, और बी एफ एस वाली टर्म्स दोनों हमने एक तरफ इकट्ठी कर ली, बी बी एस बराबर हुआ वन प्लस के एस आर सी अपॉन एस आर सी इंटू बी एफ एस, इक्वेशन नंबर तीन कह दिया। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले आप इक्वेशन तीन का ये मान उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा। जैसे ही आप इक्वेशन तीन का ये मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो बी एस बराबर हो जाएगा वी नोट एस इंटू आर सी एस अपॉन वन प्लस के टू आर सी एस प्लस वन प्लस आर सी एस अपॉन वन प्लस टू आर सी एस इंटू बी एफ एस, इक्वेशन नंबर फोर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर थ्री इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड का ये मान उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिएगा। जैसे ही आप सेकंड में रखेंगे तो बी एस बराबर वन प्लस के आर सी एस इंटू में वन प्लस के टू आर सी एस अपॉन में आर स्क्वायर सी स्क्वायर एस स्क्वायर बी एफ एस और माइनस बी एफ एस, इक्वेशन नंबर फाइव हो गई। देखिए इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन नंबर फाइव दोनों ही जो वैल्यू हैं, अगर आप देखेंगे इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव दोनों ही वैल्यू जो है वो बी एस की वैल्यू है। इसका मतलब जब दोनों ही बी एस के मान है तो दोनों को इक्वल रखा जा सकता है, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया, बी एस आर सी एस अपॉन वन प्लस के टू आर सी एस और प्लस वन के आर सी एस अपॉन वन के टू आर सी एस इंटू वी एफ एस, वन प्लस के आर सी एस इंटू में वन प्लस टू आर सी एस अपॉन एस स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन इंटू वी एफ। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जो बी एफ एस वाली टर्म्स है ना उनको उठा के एक तरफ ले आए, ये वी एफ एस वाली टर्म्स थी उठा के इधर ले आए, तो ये माइनस की हो गई, आप देख रहे होंगे इधर आके सिंप्लीफाई करेंगे, और बी एफ जो बी एफ एस जो वाला जो पोर्शन है उसको हमने बाहर कॉमन लिया, तो अंदर वैल्यू बचेगा वन प्लस के थ्री आर सी एस प्लस एस स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के टू आर सी एस प्लस के सिक्स आर स्क्वायर सी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस के
2r³ c³ s³। अब ये बना कैसे, तो देखिए जब इसको टोटली हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटली सिंप्लीफिकेशन के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद में ये टर्म्स आ रही हैं अपॉन। जब टोटल से हम लेंगे तो इस वाले से यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस के 2r CS, और यहाँ से एलसीएम आएगा इंटू में s²r²c², ये आ गया आपका। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 प्लस के 2r CS इधर भी है इधर भी है, दोनों से ये तो ये कट गया इधर, है ना। और यहाँ भी कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे कि प्लस r² s²r² c² से माइनस के r² कैंसिल हो गया। देन V0H RCS इज इक्वल टू VF 1 प्लस के 5 RCS, 3 ये हैं और 2 ये हैं, तो 3 और 2 कितने हो गए, 3 ये हैं 2 ये हैं, 5 हो गए। और प्लस के 6, ये 6r² s² c² और प्लस के देखिए यहाँ 2 हैं और ये आपका एक है ना, s³r³ यहाँ एक है और यहाँ 2 है, तो 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। तो प्लस के r³ s³ c³ अपॉन s²r²c²। वी नॉट इक्वल टू दिस, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो एक्चुअल में जो हमें चाहिए, जो BF है, हमें मान चाहिए V आउट अपॉन VS। यहाँ से देखिए आप VF को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो RCS इधर चला जाएगा, ये तो इधर था इधर जाके क्या करेगा, क्यूब हो जाएगा। नाउ 1 प्लस 5 RCS प्लस 6r² s² अपॉन r³ s³c³। अगर मुझे इसका यानी मुझे चाहिए VF S VS, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी इनवर्स हो जाएगी, तो s³ अपॉन 1 प्लस के 5 RCS प्लस के 6r² s² प्लस के r³ नाउ हमें पता है कि बीटा का मान होता है BFS अपॉन V आउट S। ठीक है, तो एक्चुअल में नहीं, ये बीटा का मान है, तो बीटा बराबर हुआ s³r³ अपॉन s³r³ प्लस 6r² s² प्लस के 5 RCS प्लस 1। ऑसिलेटर की कंडीशन होते बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया के हिसाब से ए बीटा, है ना, यानी ए बी बीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो हम इसको बीटा हमारे पास है और ए बी और बीटा का मान हमें मिला है s³r³ अपॉन दिस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1, हमने कंडीशन में पुट किया और सिंपल तो r³ दैट इज इक्वल s² प्लस के 5 RCS प्लस 1। नाउ हमें में निकालनी है फ्रीक्वेंसी, और फंक्शन है हमारा डोमेन में एस डोमेन में लाप्लास डोमेन में, तो लाइन से फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए हमेशा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल फंक्शन में एस की जगह जे ओमेगा, और मैं पुट करेंगे तो वह बन जाएगी j³r³ और इतना j³ ओमेगा³ r³ c³ प्लस 6j² ओमेगा² प्लस 1। नाउ मुझे पता है j³ का मान हो जाएगा j होगा, और तो j³ माइनस जे से रिप्रेजेंट करेंगे, j² -1 रखेंगे और जहां भी j होगा वो j से ही रिप्रेजेंट किया है। देखिएगा जैसे ही j³ है तो j³ को हमने -j से रिप्रेजेंट किया, j² की जगह जहां भी j³ है वहां -j और j² कर दिया है। नाउ ऐसा करने के बाद हम अपने फंक्शन को कंपेयर करेंगे विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के टर्म्स में, तो ए बी -r³ c³ a ओमेगा दैट इज इक्वल टू, ये कैसा है, जहां भी j आ रहा है वो भले ही माइनस का है, वो कैसा है, वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो जे इधर भी है, माइनस जे इधर भी है, जे जे जिसमें भी आ रहा है उन फंक्शन को हमने कंपेयर किया, तुलना की उनकी। तो ए बी आर की क्यूब इधर आ जाएगा, आर क्यूब सी क्यूब ओमेगा, यहाँ से भी आ जाएगा माइनस क्यूब आर क्यूब सी क्यूब, और यहाँ से जे वाला कंपोनेंट है प्लस के 5 RC ओमेगा। ठीक है, इनको किया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, ये इधर जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये 1 - के 5 R² C² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर, यानी जो हमारा गेन है एम्पलीफायर का, उसका -5/R² ओमेगा स्क्वायर। दूसरा कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट कौन सा है, तो रियल पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे है प्लस के 6, यानी माइनस जे है ही नहीं। रियल पार्ट R²C², और ये रियल पार्ट इक्वल देंगे 0, क्योंकि इधर कोई रियल पार्ट है ही नहीं, इक्वल टू 0। तो ये इधर आके माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 = हो गया 6 ओमेगा स्क्वायर R² C²। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/6R²C²। आपको पता है कि ओमेगा का मान होता है 2πf, तो ओमेगा की जगह 2πf रख दीजिएगा। जैसे ही आप pf रखेंगे बन जाएगी 2 पाई, एफ नॉट इज हो जाएगा 1/2 पाई अंडर में 6 × RC। नाउ आप ओमेगा स्क्वायर की जगह 1/6R²C², ये वाला मान उठा के जो डी बराबर दे रखा है, यानी गेन दे रखा है, यहाँ पे पुट करेगा। जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे ओमेगा की जगह R² तो देखिएगा R²C² से, तो यहाँ ओमेगा की जगह पुट करेंगे तो 1/6R² आएगा, R²C² से R²C² कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा आपका 5/5 क्या रह जाएगा, 5/1/6। तो अब 6 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस के और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 - के 30। 1 का मतलब क्या है, एक में से 30 घट के कितना बचेगा, माइनस का 19 बचेगा, और ये आपकी होती है मॉडुलस वैल्यू, यानी मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 29। इसका मतलब जो गेन है इसी पारंपरिक वैल्यू है, ध्यान नहीं है आपको। ठीक है, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन देख ली है, आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। ये फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर ई रजिस्टर R1 R2 R3 इज इक्वल टू 10 के, हर रजिस्टर का मान 10 के दे रखा है, कैपेसिटर का मान 0.0 माइक्रोफैराड दे रखा है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन, व्हाट इज द फेज शिफ्ट प्रोड्यूस बाय ईच आरसी सेक्शन, हर एक आरसी सेक्शन कितना फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट मुझे पता है, F बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट में 6 RC। वैल्यू हमने पुट की 1/2 पाई 0.01 कर लिया माइनस के 6, दैट इक्वल टू 650 हर्ट्ज। सिंपलीफाई करेंगे हमारी। दूसरा हमसे फेस शिफ्ट भी पूछा, एक आरसी सेक्शन का फेस, तो देखिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, tan⁵ दैट इज इक्वल टू 1/πf/RC, फेस शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एफ का मान हमने कैलकुलेट, हमारे पास है, सी हमारे पास, पाई हमारा करंट होता है, पुट इक्वल टू इनवर्स 1/2 650 इंटू 10⁴ इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻6, कैलकुलेट करेंगे 5 बराबर आएगा 67.79 डिग्री। देखा, अभी आपने देखा कि वहां मैंने किट जब बनाया था, तो एक आरसी सेक्शन से मैंने बताया था लगभग ये 60 फेस शिफ्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो 67। तो वो अप्रोप्रिएट वैल्यू होती है कि एक जो देता है 60 डिग्री का फेस शिफ्ट देता है, दूसरा आरसी कॉम्बिनेशन भी 60 का, तो टोटल कॉम्बिनेशन। दूसरा है हमारा आरसी बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर, द फ्रीक्वेंसी एट विच द फीडबैक नेटवर्क इज एग्जैक्टली 0 डिग्री। जहाँ पे आपका जो फेस शिफ्ट है नेटवर्क वो 0 डिग्री के ऊपर प्रोड्यूस होगा, उसे हम
देखिए डिस्क हुए थे नेटवर्क की वजह से, तो ये लास्ट का डेरिवेशन है। आज की इस लेक्चर में हम दो डेरिवेशन करेंगे और ओवरव्यू हमने किया ऑक्सीलेटर का, तो बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर और आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, तो दोनों आते हैं, दोनों के ऊपर एक एक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीलेशन स्टार्ट होगा वो कंडीशन होगी जहाँ पे एग्जैक्टली 0 डिग्री फेज शिफ्ट हमें मिल रहा होगा। तो एग्जैक्टली जीरो जहां भी होगा वहां फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन स्टार्ट होंगे, एंड दिस इज डिनोटेड बाई एफ नोट एंड गिवन बाई, और जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है आरसी बेन ब्रिज ऑसिलेटर की, वो हमें एफ नोट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में R1 C1 C2 के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट की जाती है। ये हमारा आरसी बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर का सर्किट डायग्राम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो तरीके से बनाया जाता है। एक सीधा सीधा इस इतने पूरे पोर्शन की जगह हम क्या ले लेते हैं, सीधा एम्पलीफायर लगाते हैं। ये हमारा बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आर और सी वन यहाँ सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पे आर और सी क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ से आपका जो फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होता है 60 डिग्री, यहाँ से अपोजिट 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होता है, और दोनों को जब मर्जअप करते हैं तो दोनों कंबाइन होकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये बैलेंस बेन ब्रिज होता है। तो बैलेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो फेज शिफ्ट है वो कितने डिग्री प्रोड्यूस हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। तो फिर काम कैसे हो रहा है, काम होने के लिए हमने यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं जो कि एम्पलीफायर की तरह काम कर रहे हैं। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये वाला ट्रांजिस्टर प्रोवाइड करता है, और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये वाला ट्रांजिस्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वैल्यू हमने प्रोवाइड की हुई है। तो इससे क्या होता है, टोटल जो फेज शिफ्ट होता है वो हमें कितने का मिलता है आउटपुट के रेस्पेक्ट में, वो 0 डिग्री का, या फिर अगर दोनों एक साथ भी मर्जअप होंगे तो 360 का। तो आपको पता ही है कि ऑक्सीलेशन के लिए कंडीशन क्या है, या तो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए या 360 डिग्री का होना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है कि 0 डिग्री का ही होना चाहिए फेज शिफ्ट, तभी आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन मिलेंगे। आरसी बेन ब्रिज की कंडीशन यही है। ये एक अनदर डायग्राम है। यहाँ एक आरसी सीरीज नेटवर्क का डायग्राम है, एक आरसी पैरेलल नेटवर्क का डायग्राम है। फ्रीक्वेंसी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एफ नोट, जो भी डायग्राम आपको इजी लगे आप वो एग्जाम में बनाइएगा। मैंने दोनों बना के बता रखे हैं आपको, ठीक है। तो जो भी आसान लगे, वहां पे इंटरनल ओपम का इंटरनल डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे सीधा ओपम सर्किट बना के बना दिया गया है। तो एफ नोट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में R1 C1 इंटू R2 C2। नाउ कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए हम एक पोर्शन, ये वाला एक पोर्शन हमने लिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले एक पोर्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं जहां एक रेजिस्टेंस और C1 हमने कनेक्ट कर रखा है, दूसरा रेजिस्टेंस और C2 हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये जो जा रहा है ये आउटपुट साइड में जा रहा है, और ठीक है ये हमारा इनपुट साइड है। नाउ इसी कैलकुलेशन के लिए इसी को हम लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करेंगे और अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये सर्किट हो गया, देख रहे हैं आप, दैट इज द आउटपुट, यानी आउटपुट वोल्टेज वी आउट एस और R1। और इसको लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए, कैपेसिटर को लाप्लास में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, 1/SC1। कैपेसिटर C1 था तो SC1 हो गया। ऐसी दूसरी वैल्यू है, दूसरी ब्रांच में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस R2 और कैपेसिटर C2, तो वैल्यू हो जाएगा लाप्लास डोमेन में 1/SC2। और इसके रेस्पेक्ट में जो हमें मिल रहा है वो फीडबैक वोल्टेज VFS मिल रहा है, जो एम्पलीफायर के इनपुट की तरह काम कर रहा है। कैलकुलेशन कैसे होगा, सिमिलर जैसे हमने अभी अभी किया था। वी आउट इज इक्वल टू वी आउट एस, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस के 1/SC1 और प्लस, ये दोनों तो एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, दोनों सीधे सीधे जुड़ जाएंगे प्लस के 1/SC1। लेकिन ये जो है ये दूसरा वाला जो पोर्शन है आपका सर्किट का, जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है, ये इसके साथ सीरीज में जुड़ा, सीरीज के लिए हमने प्लस कह दिया, और दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर और दोनों का सम नीचे। तो R1 इंटू 1/SC2 अपॉन R2 प्लस के 1/SC2 नीचे आ गया, और इंटू में क्या हो गया I1S। ये किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहे हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, जो भी इनपुट करंट आप अप्लाई कर रहे हैं और इंटू में जिस रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर VFS आप कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। VFS क्या हो जाएगा, R2 इंटू 1/SC2 अपॉन R2 प्लस के 1/SC2 इंटू I1S। इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है
कि वी एफ एस अपॉन वी नोट, नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, वी एफ एस ओवर वी आउट एस दैट इज इक्वल टू आर टू ओवर वन प्लस के आर टू सी टू एस, वैल्यू आ गया आर वन एस सी वन प्लस वन अपॉन एस सी वन प्लस आर टू अपॉन वन प्लस आर टू एस सी टू। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल आउट करेंगे और वैल्यू आ जाएगा बीटा बराबर, क्योंकि बी एफ एस ओवर बी नोट एस क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है ना, फीडबैक कहलाता है, फीडबैक को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीटा दैट इज इक्वल टू आर टू सी वन अपॉन वन प्लस के एस सी आर वन सी वन प्लस आर टू सी टू प्लस आर टू सी वन और प्लस एस स्क्वायर आर वन आर टू सी वन सी टू। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इसको, फोर नाउ फॉर एन ऑक्सीलेशन ए बी बीटा इक्वल टू वन, हमें पता है कि ऑक्सीलेशन की कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू बार्क-हाउज़ेन क्राइटेरिया, गेन और बीटा या फीडबैक और अगर गेन की मल्टीप्लाई करें तो वन के बराबर होनी चाहिए, दोनों को रख लिया यहाँ पे, ए बी इंटू एस आर टू सी वन अपॉन वन प्लस के एस आर वन सी वन प्लस आर टू सी टू प्लस आर टू सी वन प्लस के एस स्क्वायर आर वन आर टू सी वन सी टू दैट इज इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हो गया ए बी एस आर टू सी वन इक्वल टू वन प्लस के एस आर वन सी वन प्लस आर टू सी टू प्लस आर टू सी वन प्लस एस स्क्वायर आर वन आर टू सी वन सी टू। अभी ये लाप्लास डोमेन में है फंक्शन, इसको हमें किस में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो एस की जगह क्या रखेंगे, जे ओमेगा, इसमें पुट कर दीजिएगा एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, जैसे ही एस इज इक्वल टू जे ओमेगा रखेंगे वैल्यू बन जाएगा ए बी जे ओमेगा आर टू सी वन प्लस जे ओमेगा आर वन सी वन प्लस आर टू सी टू प्लस आर टू सी वन प्लस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर वन आर टू सी वन सी टू। नाउ ए बी जे ओमेगा आर टू सी वन वन प्लस जे ओमेगा आर वन सी वन प्लस आर टू सी टू प्लस आर टू सी वन प्लस जे स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस वन, यहाँ रख दिया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वन आर टू और इनटू में सी टू। कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो जो इमेजिनरी पार्ट है जिसमें जे आ रहा है वो कौन सा पार्ट है, वो इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया। नाउ सबसे पहले रियल पार्ट ले रहे हैं, तो इधर तो रियल पार्ट जीरो है और इधर क्या है वन और माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वन आर टू सी वन सी टू, तो ये हमारा रियल पार्ट हुआ। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो ओमेगा स्क्वायर आर वन आर टू सी वन सी टू बराबर वन आ गया और ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया वन अपॉन आर वन आर टू सी वन सी टू। अच्छा यहाँ फिर से मैं क्या करूँ, ओमेगा की जगह मान पुट कर लेता हूँ, क्या होता है ओमेगा, ओमेगा अगर निकालना चाहूँ तो ओमेगा बराबर हो जाएगा वन बाई रूट आर वन आर टू सी वन सी टू और ओमेगा का मान होता है टू पाई एफ, तो एफ की जगह एफ नोट रख लिया, एफ नोट बराबर गया वन अपॉन टू पाई अंडर रूट में आर वन आर टू सी वन सी टू। ये हमें प्रूफ करना था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है, प्रूफ हो गया हमारा वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर के लिए। कंडीशन है अगर आर वन आर टू दोनों बराबर हो जाए आर के और सी वन सी टू दोनों बराबर हो जाए सी के, तो उस टाइम जो हमारा एफ नोट है उसका मान होता है आर वन आर टू की जगह आर रख लिया तो आर स्क्वायर हो जाएगा, सी वन सी टू की जगह सी रख लिया तो सी स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एफ इक्वल टू पॉइंट टू पाई इंटू में आर सी। दूसरा इमेजिनरी पार्ट को देखते हैं, ए बी आर टू सी वन इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा आर वन सी वन प्लस आर टू सी टू प्लस आर टू सी वन, ओमेगा से ओमेगा कटा, ए बी बराबर आर वन सी वन प्लस आर टू सी टू प्लस आर टू सी वन अपॉन आर टू सी वन आ गया। नाउ यहाँ भी हमने कंडीशन वेरीफाई की, इफ आर वन इज इक्वल टू आर, यानी आर वन आर टू दोनों आर के बराबर है, सी वन सी टू दोनों सी के बराबर है, दोनों की यहाँ बी बराबर आ गया थ्री आर सी से आर सी कटा बी बराबर थ्री। इसका मतलब जो आर सी वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर होता है उसके लिए गेन आपका जो थ्री होता है, अप्रोक्सीमेटली थ्री के बराबर होता है, आर सी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर का गेन 29 के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन एफ नोट इक्वल टू वन टू पाई अंडर रूट वन आर टू सी वन सी टू बराबर होती है, और अगर आर वन आर टू के बराबर हो और सी वन सी टू के बराबर हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन एफ नोट का मान वन अपॉन टू पाई इंटू आर सी होता है। तो ये आपके जो है दोनों ऑक्सीलेटर जो कि आपके आरसी ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। एक छोटा सा डायग्राम है बेन का, आर वन आर टू का मान 200 किलो है और हमें कैपेसिटर की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, फ्रीक्वेंसी में 3 किलो हर्ट्ज दे रखी है, तो एफ बराबर वन अपॉन टू पाई है, तो वही बराबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिजिकल टू वन अपॉन टू पाई आर सी निकालना, सी बराबर हो गया एफ, वैल्यू पुट किया, सी का मान है 65 पिको फैराड। तो उम्मीद होगा इम्पोर्टेंट है, दोनों टॉपिक से कोई सा भी एक टॉपिक लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता। आज के लिए इतना ही, लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।